आप सभी को राम राम। आज हम यूजीसी नेट हिंदी इकाई 2 के पाठ्यक्रम में से हिंदी साहित्य का इतिहास और दर्शन ये पढ़ेंगे। हर साल इसमें से 2-3 प्रश्न आते ही रहते हैं, इसलिए हम इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। इतिहास शब्द की व्याख्या। इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही हुआ था। इति जमा हास, ऐसा ही हुआ था। साहित्य के संदर्भ में इतिहास का अर्थ केवल अतीत की घटनाओं का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि यह अतीत के तथ्यों और घटनाओं का कालक्रम अनुसार विश्लेषण करना होता है। इसमें क्या क्या जरूरी है? निरंतरता और संवाद। इतिहास की प्रासंगिकता उसकी निरंतरता में है। इसे अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन संवाद माना जाता है। तथ्य और व्याख्या। इतिहास केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि तथ्य और दृष्टिकोण, अनुसंधान और व्याख्या के अन्योन्याश्रय का नाम है। साहित्य इतिहास। साहित्य के इतिहास में हम साहित्य की विकासमान परंपरा, उसके जन्म से लेकर वर्तमान स्थिति तक क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। ये मानव भावना के विकास क्रम की कहानी है। इतिहास से दर्शन की ओर। जब हम इतिहास के तथ्यों के पीछे छिपे हुए कारणों, उनके उद्देश्यों और व्यापक प्रवृत्तियों की खोज करते हैं, तो हम इतिहास दर्शन, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। दृष्टिकोण क्या है? साहित्य का इतिहास दर्शन साहित्य को देखने का एक विशिष्ट नजरिया है। यह विधा रूपवादी और संरचनावादी दृष्टिकोण के विरोध में विकसित हुई, जो रचना को उसके समाज और इतिहास से अलग मानते थे। इसमें नलिन विलोचन शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी में इतिहास दर्शन शब्द को प्रतिष्ठित करने का श्रेय नलिन विलोचन शर्मा जी को है। उनकी पुस्तक साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 ने साहित्य इतिहास लेखन के समक्ष दर्शन का सवाल उठाया और संतुलित इतिहास दृष्टि पर बल दिया। उसके अनुसार साहित्य इतिहास कुछ विशिष्ट लेखकों का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखक समूह की कृति समष्टि का इतिहास होता है। ये परीक्षा में यह आ जाता है। ये कथन किसका है? नलिन विलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, 4-5 नाम आगे, तो हमें ये याद करनी पड़ेंगे इनकी परिभाषा। भले प्रकार। सौंदर्य और दर्शन। सौंदर्य शास्त्र और दर्शन का एक अंग सौंदर्य शास्त्र माना जाता है, इसलिए दार्शनिक साहित्य के सवालों पर भी विचार करते हैं। जैसे हेगल ने आधुनिक काल की तर्कणा और मध्य वर्ग के उदय को गद्य और उपन्यास से जोड़ा है। मध्य वर्ग का महाकाव्य। विभिन्न साहित्यकारों और दार्शनिकों के मत क्या हैं इसमें, वो भी देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कोटेशन पिछले कई परीक्षाओं में आ चुकी है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उन्होंने इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। लेखन की कई पद्धतियां हैं, तो शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है, जिसमें जाति, वातावरण और क्षण विशेष का विशेष महत्व है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्य के इतिहास को भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास मानते हैं। उनकी दृष्टि मानवतावादी है, जिसका मूल मंत्र है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये कोटेशन आपको ध्यानपूर्वक याद करनी है भाई। उन्होंने परंपरा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि हमें परंपरा को बिना परीक्षा किए न तो ग्रहण करना चाहिए और न ही सहज अस्वीकार करना चाहिए। जो हमारी पुरानी चली आती हुई परंपराएं हैं, उनको बिना परीक्षा किए न तो ग्रहण करें और न ही अस्वीकार करें सहज ही। जॉर्ज ग्रियर्सन और अन्य। ग्रियर्सन ने पहली बार कवियों और लेखकों का कालक्रम अनुसार वर्णन किया। नलिन विलोचन शर्मा जी उन्हें ही विधेयवादी का आदिम प्रवर्तक मानते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी
इन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में साहित्य को युगीन संवेदना के विकास के रूप में परखा है। हेगेल क्या कहते हैं? उन्होंने इतिहास को एक अनवरत प्रक्रिया माना और विकास के रुक जाने को इतिहास का अंत कहा है। इतिहास को एक अनवरत प्रक्रिया और विकास के रुक जाने को इतिहास का अंत कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्होंने साहित्य और सामाजिक परिवर्तनों के पीछे आर्थिक कारणों को आधार माना है। निष्कर्षतः हिंदी साहित्य का इतिहास केवल तथ्यों का ब्यौरा नहीं बल्कि एक दार्शनिक दृष्टि से संचालित होता है जो समाज, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं के अंतर संबंधों को स्पष्ट करता है। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियों के बारे में विस्तार से समझेंगे। साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जिन्हें हम निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति, इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं, जिसमें लेखकों और कवियों का परिचय उनके नामों के वर्णमाला क्रम के अनुसार दिया जाता है। इसमें रचना काल के कालक्रम का ध्यान नहीं रखा जाता। वर्णानुक्रम पद्धति में कालक्रम का ध्यान नहीं रखा जाता, जिसके कारण भक्ति काल के कबीर और रीति काल के केशव का विवेचन एक साथ करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के नाम के अक्षर क से शुरू होते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के शुरुआती प्रयास जैसे गारदा तासी और शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ इसी पद्धति पर आधारित थे। हालांकि इसे साहित्य का इतिहास ग्रंथ न मानकर केवल साहित्यकार कोश कहना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह ऐतिहासिक दृष्टि से दोषपूर्ण मानी जाती है। दूसरी पद्धति क्या है? कालानुक्रमी पद्धति। इस पद्धति में कवियों और लेखकों का विवरण उनके जन्म तिथि या ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिया जाता है। इसमें कृतिकार के समय को आधार मानकर इतिहास में उनका स्थान निर्धारित किया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथों में इसी पद्धति का अनुसरण किया। इसकी सबसे बड़ी सीमा यह है कि यह केवल कवियों का जीवन वृत्त बनकर रह जाता है और युगीन परिस्थितियों या साहित्यिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण नहीं कर पाता। अगली वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः तटस्थ और निरपेक्ष रहकर तथ्यों का संकलन करता है। इसमें सामग्री को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने पर बल दिया जाता है, जहाँ तर्क और क्रमबद्धता अनिवार्य होती है। हालांकि इसकी कमी यह है कि साहित्य इतिहास केवल तथ्यों का संकलन मात्र नहीं बल्कि उसमें व्याख्या और विश्लेषण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो इस पद्धति में गौण हो जाती है। चौथी प्रकार की पद्धति है विधेयवादी पद्धति। यह पद्धति साहित्य इतिहास लेखन की सबसे विकसित और प्रामाणिक पद्धति मानी जाती है। इसके जन्मदाता फ्रांसीसी विद्वान तेन माने जाते हैं, जिन्होंने इसके 3 मुख्य आधार बताए हैं: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। इस पद्धति के अनुसार साहित्य का इतिहास समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं और युगीन परिस्थितियों का विश्लेषण अनिवार्य है। हिंदी में व्यवस्थित रूप से इस पद्धति का उपयोग आचार्य शुक्ल ने किया। उन्होंने जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में होने वाले बदलाव को साहित्य का इतिहास माना है। शुक्ल जी ने। अन्य पद्धतियां भी विकसित हो गई हैं। अब 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ नवीन पद्धतियां उभर कर आई। समाजशास्त्रीय पद्धति, जिसमें साहित्य को सामाजिक विकास और आर्थिक कारणों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, जैसा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के मार्क्सवादी दृष्टिकोण में दिखाई देता है। अस्मितामूलक विमर्श, स्त्री, दलित, आदिवासी विमर्श जैसी नवीन दृष्टियों से देखा जाता है। परीक्षा की दृष्टि याद रखना महत्वपूर्ण है कि आचार्य शुक्ल की विधेयवादी पद्धति है आज भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का मुख्य आधार स्तंभ है। अब इसके एमसीक्यू देखते हैं जी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक में है कवि का नाम, दूसरी है उपाधि उनकी। सरअप्पा मैथिल कोकिल हिंदी का प्रथम कवि है, भ्रंश का वाल्मीकि और अभिमान मेघ। तो सरअप्पा है हिंदी का प्रथम कवि।
स्वयंभू, स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि। पुष्पदंत, पुष्पदंत है अभिमान मेरु, और विद्यापति मैथिल कोकिल। ऐसे मिलान करना है हमको, तो इसका सही उत्तर ये हो गया। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखने के लिए किन रचनाओं को आधार बनाया? जो उनके 12 ग्रंथ हैं उनमें से किन रचनाओं को आधार बनाया? पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियां। पहला दूसरा तीसरा, केवल पहला और तीसरा, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है पहला और तीसरा। प्रश्न 3 आगे, कथन। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है और इसका तर्क है क्योंकि इनकी भाषा में अंत साधनात्मक प्रतीकों के कारण अर्थ स्पष्ट न होकर रहस्यात्मक होता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है, तो इसका उत्तर ये है। अगला प्रश्न देखते हैं, विशलदेव रासो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसके रचयिता नरपति नाल हैं। ये मुख्य रूप से एक वीर रस प्रधान काव्य है। इसमें राजा विशलदेव और राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। यह गे काव्य गाया जाने वाला काव्य है। तो असत्य क्या है? ये मुख्य रूप से एक वीर रस काव्य है, क्योंकि इसमें अन्य रस भी हैं, अकेला वीर रस नहीं है, इसलिए कथन असत्य है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। इन्होंने हठयोग साधना पर बल दिया। गोरखनाथ ने नारी से दूर रहने का उपदेश दिया। डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल ने इनकी रचनाओं का संपादन गोरखवाणी नाम से किया। इनकी संख्या 84 है। नहीं, नाथों की संख्या 9 है, 84 नहीं है। तो सही कथन हो गए पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 सही कथन है। अगला प्रश्न, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के मतों का मिलान करें। विद्वान और रासो शब्द का आधार। रामचंद्र शुक्ल रासक कहते हैं, रसायन कहते हैं रहस्य और रसिक। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? नरोत्तम स्वामी, ये देखना है अपने को। तो इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं रसायन से। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं रासक से, और नरोत्तम स्वामी रसिक से, और श्यामलाल रहस्य। ऐसे मिलान करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोग तो लागी कवित बनावत, मोहित मेरे कवित बनावती। है प्रसिद्ध पंक्ति किस आदिकालीन रीतिकालीन कवि की है जिसे सब संतावादी माना जाता है? ये घनानंद की है। अगर आपने थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी होगी तो ये लाइन देखते ही समझ में आ जाएगी। आदिकालीन गद्य साहित्य की प्रमुख रचना राउरवेल के बारे में क्या सत्य है? ये एक चंपू काव्य गद्य पद्य मिश्रित है। इसकी रचना रोड़ा नामक कवि ने की थी। इसमें नख सिख वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा का आरंभ मिलता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी पहेलियां और मुकरियां जनमानस में लोकप्रिय हैं। इन्होंने खाली कबारी नामक शब्द कोश की रचना की। इन्होंने केवल श्रृंगार रस की रचनाएं की, ये गलत है। केवल श्रृंगार की रचनाएं नहीं की इन्होंने। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में मुख्य अंतर क्या है? सिद्धों की संख्या 9 और नाथों की 84, ये गलत है। 84 सिद्ध और 9 नाथ। नाथ मूर्ति पूजा के समर्थक थे जबकि सिद्ध विरोधी थे। उपयुक्त में से कोई नहीं। सिद्ध भोग मार्गी थे जबकि नाथों ने इंद्रिय निग्रह और वैराग्य पर बल दिया। यही मुख्य अंतर है। आंसर की यहाँ दी गई है आपको। आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर ये क्लास आपको यूजफुल लगी हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें जी। धन्यवाद।